नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण और पंजाब में एक ही चरण के चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। गुजरात सरकार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए सरकारी और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में 10,000 विजिटिंग टीचर्स की नियुक्ति करेगी। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 175 करोड़ 33 लाख के पार। अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन भारत के कोवैक्सीन को मान्यता देने के लिए उसका मूल्यांकन करेगा। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के परीक्षण पर लगी रोक हटाई। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में आज से। भारत ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को मेजबानी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। बीसीसीआई ने श्रीलंका के साथ 24 फरवरी से शुरू हो रही T20 और क्रिकेट टेस्ट मैचों की घरेलू श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज कोलकाता में। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है, सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण और पंजाब में एक ही चरण के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और पंजाब में 8 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। दोनों राज्यों में शाम 6 बजे तक मतदान होगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। कोविड संक्रमण से बचाव के एहतियाती उपाय भी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण में 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। इनमें हाथरस, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, झांसी और ललितपुर शामिल हैं। इस चरण के लिए कुल 627 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आइए हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी के पास। हेलो सुशील जी, आप पहले ये बताइए कि आप कहाँ पर हैं और क्योंकि करीब करीब मतदान शुरू हुए 1 घंटा हो गया है, तो कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है? देखिए चंद्रिका, मैं इस समय कानपुर की कल्याणपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले VSSD इंटर कॉलेज पर बने पोलिंग बूथ के पास हूँ। यहाँ पर सुबह की ठंड है, शहरी इलाका है, वोटरों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वोटर भी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ है और आसपास के लोग जिनका मतदाता सूची में इस बूथ पर नाम है वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। बुजुर्गों की संख्या उसमें ज्यादा है, महिलाओं की संख्या उसमें ज्यादा है और कुल मिलाकर के अच्छा मतदान शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हो गया है। लोगों की कतारें दिख रही हैं, धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं और लोगों में जोश भी बहुत है। यहाँ पर आदर्श मतदान केंद्र भी बनाया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से सभी इंतजाम किए गए हैं। थर्मल स्कैनिंग है, अंदर की तरफ जाते हुए, बूथ की तरफ जाते हुए लोगों की जांच की जा रही है। मास्क, उनको सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल गाइडलाइंस जो है, कोविड गाइडलाइंस, उनका पालन करवाने के लिए मतदान कर्मी भी हैं और पुलिस कर्मी भी हैं। वो उनको लगातार उस बात के लिए सचेत कर रहे हैं कि वो कोविड मानकों का पालन करें। पर्याप्त दूरी बनाई रखी जा रही है, तो कोविड के इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मतदान कराया जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। इस सीट पर प्रदेश की उच्च शिक्षा मंत्री नीलिमा कटियार मैदान में हैं और उनके सामने वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं और उनके सामने समाजवादी पार्टी के सतीश निगम हैं। इसके अलावा इसी सीट पर बिकरू कांड से चर्चित विकास दुबे के कांड में एक जो उनके साथी थे अमर दुबे, उनकी पत्नी खुशी दुबे
की बहन नेहा तिवारी यहाँ कांग्रेस के टिकट पर हैं। तो अच्छा दिलचस्प मुकाबला है। शहरी क्षेत्र है ये, कानपुर का, गंगा से सटा हुआ, और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ मतदान शुरू हो गया है। जी चंद्रिका। सुशील जी, आपने ये तो बताया कि कोविड नियमों का बहुत सख्ती से अच्छी तरह पालन किया जा रहा है, प्रबंध भी किए गए हैं। ये बताइए कि पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कैसे प्रबंध किए हैं? देखिए चंद्रिका, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हम जानते हैं कि ये जो चरण है जिसमें आज चुनाव हो रहे हैं, इसमें जो जिले आते हैं, जो इलाका आता है, वो मध्य यूपी का है और बुंदेलखंड का है। तो अपने आप में ये संवेदनशील इलाका है, और खासतौर पर बीहड़ के भी कुछ इलाके शामिल हैं। इटावा के आसपास आपके बुंदेलखंड में यमुना और चंबल के इलाके हैं, तो थोड़े बहुत वो इलाके भी हैं। इस लिहाज से संवेदनशील जो मतदान केंद्र हैं उन पर विशेष सुरक्षा की गई। लगभग 5000 जो पोलिंग बूथ हैं वो क्रिटिकल माने गए हैं और उन पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। 860 कंपनियां जो हैं अर्धसैनिक बलों की, वो तैनात की गई हैं इस चरण में। और इसके साथ ही जो पूर्ण महिला मतदान कर्मी मतदेय स्थल हैं, जहां पर महिलाओं के लिए विशेष पिंक बूथ जो बनाए गए हैं, उसमें विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। बहुत सारे, लगभग 48 जो महिला पुलिस इंस्पेक्टर हैं और महिला सब इंस्पेक्टर हैं, लगभग 339 महिला कांस्टेबल हैं, उनकी तैनाती इन 170 पिंक बूथ पर की गई है। लगभग 870 ऐसे इलाके हैं जिन्हें पुलिस ने संवेदनशील घोषित किया है और उन पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। 50% पोलिंग बूथों की हम जानते हैं कि लाइव वेबकास्टिंग भी होती है। तो कुल मिलाकर के चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन इस बात के पूरे इंतजाम उन्होंने किए हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो। जी चंद्रिका। सुशील, बहुत व्यापक तौर पर आपने बताया सारे प्रबंधों के बारे में। उत्तर प्रदेश में जो मतदान के 7 चरण हैं वो भी बहुत व्यापक हैं। तो जिस तरह आपने कानपुर सीट के बारे में हमें बताया, हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि आज कौन कौन से ऐसे प्रमुख उम्मीदवार हैं जिनका राजनीतिक भाग्य ईवीएम में कैद होने जा रहा है? चंद्रिका, मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। एक तरीके से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर नजर आती है, लेकिन हमें बहुजन समाज पार्टी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुंदेलखंड का इलाका ऐसा है जहां पर बहुजन समाज पार्टी की अच्छी पकड़ रही है। कई बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी के उस इलाके से आते रहे हैं। दद्दू प्रसाद रहे हों, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे हों, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा रहे हों, तो ये सब बुंदेलखंड के इलाके के थे। तो बीजेपी पिछली बार मजबूत जरूर रही है, 59 में से 49 सीटें उन्होंने जीती थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। उस क्षेत्र में उसके भी कोर वोटर रहे हैं। जिस मध्य क्षेत्र की हम बात करते हैं वहां पर समाजवादी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है वो, खासतौर पर इटावा, करहल, मैनपुरी ऐसे इलाके जो हैं। लेकिन बहुत बड़ी ओबीसी जातियां भी हैं, लोध हैं, शाक्य हैं, अन्य बहुत सारी जातियां हैं जो नॉन यादव जातियां कही जाती हैं। तो कुल मिलाकर के ओबीसी बहुल इलाका है और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। समाजवादी पार्टी के गढ़ में, जिसे कहा जाता है कि वो सेंध भी लगा दी थी एक तरीके से देखा जाए। तो ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। कई बड़े नेता भी इस दौर में चुनाव में खड़े हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो है वो करहल से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल लड़ रहे हैं। सबसे निगाहें जो सबकी हैं वो उसी सीट पर है। इसके अलावा कन्नौज से आईपीएस से पॉलिटिशियन बने, राजनेता बने असीम अरुण चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया था और राजनीति ज्वाइन की थी। भाजपा के निशान पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। नीलिमा कटियार सरकार में मंत्री हैं, सतीश महाना सरकार में मंत्री हैं, रामनरेश अग्निहोत्री सरकार में मंत्री हैं। सभी मंत्री जो है वो इस बार चुनाव मैदान में है, आज के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें। और कुल मिलाकर के जो समीकरण है वो बहुत दिलचस्प है, कांटे की लड़ाई है और सभी दलों के लिए ये चरण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक जितने भी चरण हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा सीटें भी इसी चरण में अभी तक हैं। तो सभी पार्टियों का विश्वास है कि वो सबसे ज्यादा सीटें इस चरण में जीतेंगी। जी चंद्रिका। धन्यवाद सुशील जी इस सारी जानकारी के लिए। और अब पंजाब का हम रुख करेंगे। पंजाब में सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। 1304 उम्मीदवार अपना राजनीतिक भाग्य आजमा रहे हैं। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अश्विनी जी, ये बताइए सबसे पहले कि आप पंजाब में कहां पर हैं, किस मतदान केंद्र के बाहर हैं? और अभी 8 बजे पंजाब में मतदान शुरू हुआ है, तो अभी शुरुआती तौर पर कैसे देख रहे हैं आप इसे?
चंद्रिका, मैं इस समय जीरपुर में एक मतदान केंद्र के बाहर हूँ। लोगों का मतदान के लिए आना शुरू हो गया है। कुछ लोग अंदर मतदान के लिए गए भी हैं और यहाँ पे जो वोट डालने वाले लोग हैं उनकी गिनती जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे जैसे दिन खुल रहा है मुझे लगता है कि मतदान के लिए आने वालों की गिनती और बढ़ेगी। चंद्रिका। अश्विनी, ये बताइए कि सुरक्षा प्रबंध, पंजाब में आज एक ही चरण में मतदान हो रहा है, तो सुरक्षा प्रबंध भी व्यापक तौर पर किए गए होंगे, उनकी जानकारी दीजिए थोड़ा। सुरक्षा के यहाँ कड़े प्रबंध हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के और पंजाब पुलिस के जवान मतदान केंद्रों पर तैनात हैं। बहुत धन्यवाद अश्विनी इस जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि विशेष रूप से पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे युवाओं को बड़ी संख्या में मतदान के लिए आगे आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के हरदोई और उन्नाव में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर में रैलियां करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभाएं आज अमेठी, प्रतापगढ़ और लखनऊ में होंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। गुड डे। किससे चैटिंग चल रही है? मामा, नो शेयरिंग। कोई स्पेशल है? मामा, कहा ना नो शेयरिंग। हाँ जी। हाँ बोलिए। सर, बैंक से बोल रहा हूँ, केवाईसी के लिए अकाउंट डिटेल्स चाहिए। अच्छा, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए। कौन था? बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है। और आप मान भी गए? हाँ, तो वो तो। मामा, जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी से शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करें? स्मार्ट गर्ल। याद रहे, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं। ओके। हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें। क्या खा रहे हो मामा? पकोड़े? मुझे भी दो। याद है ना, नो शेयरिंग। मामा। आरबीआई कहता है, डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए 10,000 विजिटिंग टीचर्स की नियुक्ति का फैसला किया है। ये नियुक्ति सरकारी और अनुदान प्राप्त दोनों तरह के प्राथमिक विद्यालयों के लिए होगी। प्रदेश में कल से 100% क्षमता के साथ ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो रही हैं। देश में अब तक 175 करोड़ 33 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 27 लाख 47 हजार से अधिक टीके लगाए गए। अब तक पात्र श्रेणी के लोगों को 1 करोड़ 89 लाख से अधिक एहतियाती डोज लगाए गए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.21% हो गई है। अमेरिका कोविड से बचाव के लिए भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन को मान्यता देने के लिए उसका मूल्यांकन करेगा। कंपनी के अनुसार अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने कोवैक्सीन के परीक्षण पर लगी रोक हटा ली है। भारत बायोटेक अमेरिका और कनाडा में कोवैक्सीन का निर्माण ऑक्यूजन कंपनी के साथ मिलकर कर रही है। भारत बायोटेक ने देश में कोवैक्सीन का विकास भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर किया है। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह से संबद्ध कोविड कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि भारत के लिए ये गर्व की बात है।
ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि अमेरिका की FDA एजेंसी ने जो शुद्ध रूप से भारत में विकसित और भारत में निर्मित कोवैक्सीन को मान्यता देने के लिए कदम उठाए हैं। ये एक बार फिर प्रदर्शित करता है कि भारत की प्रौद्योगिकी और साइंस दुनिया में किस तेजी से आगे बढ़ रही है और उसकी मान्यता भी बढ़ रही है। केरल में कोविड संक्रमण में लगातार कमी आ रही है और स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ रही है। राज्य में कल 17,086 लोग स्वस्थ हुए और 6,757 नए संक्रमित पाए गए। राज्य में संक्रमण दर घटकर 10.85% हो गई है। महामारी के कारण कल 16 लोगों की मृत्यु हुई। राज्य में अभी 85,875 रोगियों का उपचार चल रहा है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण और पंजाब में एक ही चरण के चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। गुजरात सरकार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए सरकारी और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में 10,000 विजिटिंग टीचर्स की नियुक्ति करेगी। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 175 करोड़ 33 लाख के पार हो गया है। अमरीकी खाद्य और औषधि प्रशासन भारत के कोवैक्सीन को मान्यता देने के लिए उसका मूल्यांकन करेगा। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के परीक्षण पर लगी रोक हटाई गई। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में आज से शुरू हो रहा है। भारत ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को मेजबानी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। बीसीसीआई ने श्रीलंका के साथ 24 फरवरी से शुरू हो रही 2020 और क्रिकेट टेस्ट मैचों की घरेलू श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा की और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज कोलकाता में खेला जाएगा। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल यूरोप, एशिया और कुछ अन्य देशों के मंत्रियों के साथ बैठकें की। ये बैठकें जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के अवसर पर हुई। विदेश मंत्री ने रोमानिया, मंगोलिया और स्वीडन के विदेश मंत्रियों तथा सम्मेलन में शामिल अन्य प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की। डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपीय संसद के सदस्यों के साथ चर्चा में पारदर्शिता, विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और विश्व व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने यूरोपीय संघ के साथ भारत का सहयोग बढ़ाने के प्रति वचनबद्धता दोहराई। इससे पहले सिंगापुर के रक्षा मंत्री नांग एंग हेन के साथ बैठक में विदेश मंत्री ने आपसी संबंधों और आसियान के साथ रक्षा सहयोग पर चर्चा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल भारतीय नौसेना के बेड़े का निरीक्षण करेंगे। विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान राष्ट्रपति के फ्लीट रिव्यू कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। इस दौरान देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को भी रेखांकित किया जाएगा। नौसेना ने इस कार्यक्रम की थीम रखी है भारतीय नौसेना राष्ट्र की सेवा में 75 वर्ष। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से विभूषित ये दोनों राज्य विविधता में एकता के प्रतीक हैं। श्री कोविंद ने दोनों राज्यों के तेजी से विकास की कामना की। मध्य प्रदेश में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की प्रस्तुति का ये लोकप्रिय कार्यक्रम एक सप्ताह तक चलेगा। समापन इस महीने की 26 तारीख को होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
खजुराहो नृत्य समारोह का उद्घाटन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज शाम को करेंगे। समारोह में देश और दुनिया के जाने माने कलाकार प्रस्तुति देंगे। समारोह के दौरान भारतीय नृत्य शैलियों, कला और यात्रा संबंधी प्रदर्शनियों को भी प्रस्तुत किया जाएगा। आयोजन के दौरान वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए प्रख्यात नृतकों को राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वहीं महोत्सव के दौरान मध्य प्रदेश राज्य रूपांकर कला पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बीसीसीआई ने श्रीलंका के साथ 24 फरवरी से शुरू हो रही T20 और क्रिकेट टेस्ट मैचों की घरेलू श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा ने बताया कि रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान और जसप्रीत बुमराह उप कप्तान होंगे। एक रिपोर्ट। क्रिकेट टेस्ट मैचों की घरेलू श्रृंखला में भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को कमजोर प्रदर्शन के कारण टीम में शामिल नहीं किया गया है। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और विकेटकीपर रिद्धिमान साहा भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। विराट कोहली और ऋषभ पंत को T20 श्रृंखला के लिए और शार्दुल ठाकुर को पूरी श्रृंखला के लिए विश्राम दिया गया है। वेस्टइंडीज के साथ एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के दौरान चोटिल हुए KL राहुल और वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल नहीं किया गया है। दक्षिण अफ्रीका दौरे में टीम का हिस्सा नहीं रहे रविंद्र जडेजा की T20 और टेस्ट श्रृंखला दोनों में वापसी हुई है। ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में T20 श्रृंखला में संजू सैमसन और ईशान किशन विकेट कीपिंग के लिए दौड़ में होंगे। समाचार कक्ष से कुमार राधारमन। भारत ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी हासिल कर ली है। इससे पहले 1983 में नई दिल्ली में ये बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी के लिए भारत के चुने जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की और विश्वास व्यक्त किया कि ये सत्र यादगार होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संघर्ष की एक झलक। 20 फरवरी 1868 को अमृत बाजार पत्रिका पहली बार अविभाजित बंगाल के जेसोर जिले से प्रकाशित हुई थी। इसे 2 भाइयों शिशिर घोष और मोतीलाल घोष द्वारा प्रकाशित किया गया था। 1871 में उन्होंने अपना कामकाज कोलकाता स्थानांतरित किया। अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित अंग्रेजों की तीखी आलोचना से ब्रिटिश सरकार असहज महसूस कर रही थी। उसने भारतीय भाषाओं की प्रेस में सरकार की आलोचना पर लगाम लगाने के लिए 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट नामक एक कठोर कानून बनाया। अमृत बाजार पत्रिका ने इससे बचने का भी उपाय ढूंढ लिया। अधिनियम के लागू होने के बाद अखबार का प्रकाशन बंगाली की बजाय अंग्रेजी में शुरू कर दिया गया और अखबार ने औपनिवेशिक सरकार को चुनौती देना जारी रखा। अमृत बाजार पत्रिका और उसके पत्रकार स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में सबसे आगे थे और प्रेस की स्वतंत्रता की अवधारणा के अग्रणी समर्थक भी। अखबार ने बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे लड़ने के लिए धन जुटाया और कोलकाता के तत्कालीन प्रेसिडेंसी कॉलेज से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निष्कासन पर कड़ी आपत्ति जताई। 1931 में शिशिर घोष के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके बेटे तुषार कांति घोष ने अखबार का कार्यभार संभाला। उन्हें अंग्रेजों की पक्षपात पूर्ण न्यायिक व्यवस्था की आलोचना करने के लिए
गिरफ्तार कर लिया गया था। 1946 में भारत के विभाजन से पहले कोलकाता में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरोध स्वरूप 3 दिनों तक अखबार का पहला पन्ना खाली छोड़ा गया था। अखबार ने आखिरकार 123 साल के बाद 1991 में अपनी प्रेस बंद कर दी थी। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने जिम्मेदार भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक जैसा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें खेद है कि भारतीय दलों के बीच निरंतर मतभेदों के कारण सत्ता के हस्तांतरण में बाधा आई। उन्होंने कहा कि महामहिम की सरकार को इस बात पर विचार करना होगा कि भारतीय लोगों के हित में ब्रिटिश भारत में केंद्र सरकार की शक्तियां नियत तारीख पर किसे सौंपी जानी चाहिए। अगले 14 महीनों में भारत से ब्रिटिश शासन को पूरी तरह समेटने की कवायद शुरू कर दी गई। भारत में आखिरी वायसरॉय के रूप में माउंटबेटन का आगमन इसका प्रतीक था। लेकिन 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने घोषणा की कि अंग्रेज तय तारीख से पहले ही 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ देंगे। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। और नवीन, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। चंद्रिका, राज्य विधानसभा के आज होने वाले मतदान और सुरक्षा प्रबंध का जिक्र अधिकांश अखबारों में है। इंदौर में एशिया के सबसे बड़े सीएनजी गोवर्धन संयंत्र से जुड़ी खबरों को लगभग सभी अखबारों ने अहमियत दी है। लोकसत्य लिखता है, आने वाले 2 वर्षों में देश के बड़े शहरों को कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति मिलेगी। अमर उजाला ने राष्ट्रपति के प्रकृति के साथ खूबसूरत मुगल गार्डन के चित्र को पहले पन्ने पर दिया है। भारत को करीब 40 साल बाद ओलंपिक समिति की मेजबानी मिलने की खबर पर अखबारों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव पर भी अखबारों की नजर है। जनसत्ता ने लिखा है, राजधानी कीव से दिल्ली के लिए 22, 24 और 26 फरवरी को विशेष उड़ानें संचालित। भारत सरकार ने 18,000 लोगों को वापस लाने की पहल की। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली में हुए 2 सड़क हादसों की खबर के साथ अपील की है, घायलों को बिना डरे बेहिचक मदद करें, पुलिस आपसे कोई पूछताछ नहीं करेगी। भारत को करीब 40 साल बाद ओलंपिक समिति की मेजबानी मिलने की खबर को अखबारों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव की खबरें भी अखबारों में। हिंदुस्तान लिखता है, रूसी राष्ट्रपति की देखरेख में सैन्य अभ्यास शुरू। वहीं दैनिक जागरण ने बड़ी पहल शीर्षक से लिखा है, अब ग्राम पंचायतें केंद्र की योजनाओं से अपनी जरूरत के लायक बिजली का उत्पादन करने के साथ अतिरिक्त बिजली बेच भी सकेंगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर राष्ट्रीय सहारा और दैनिक ट्रिब्यून ने विस्तार से दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण और पंजाब में एक ही चरण के चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। गुजरात सरकार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए सरकारी और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में 10,000 विजिटिंग टीचर्स की नियुक्ति करेगी। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 175 करोड़ 33 लाख के पार। अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन भारत के कोवैक्सीन को मान्यता देने के लिए उसका मूल्यांकन करेगा। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के परीक्षण पर लगी रोक हटाई गई। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में आज से।
भारत ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को मेजबानी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। बीसीसीआई ने श्रीलंका के साथ 24 फरवरी से शुरू हो रही T20 और क्रिकेट टेस्ट मैचों की घरेलू श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज शाम कोलकाता में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।